Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc बायो वाला। बच्चा, आज आपकी क्लास काफ़ी लंबे टाइम बाद हो रही है, तो डोंट माइंड, आपसे रेगुलर होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डार्विनिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए हमको। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने लैमार्किज्म के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में भैया? लैमार्किज्म के बारे में। तो आज हम ऐसे ही आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। लैमार्क लैमार्क की थियरी के बाद आपको पढ़ना है डार्विन की थियरी से ना। आप अपना सिलेबस देख लीजिए, अब आपको पढ़ना है डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म है क्या? जो डार्विन की थियरी है, जैसे हमने आपको बताया, जो लैमार्क की थियरी है उसी को लैमार्किज्म कहा गया। उसी तरह जो डार्विन की थियरी है उसे क्या बोला जाता है, जा रहा है डार्विनिज्म। क्या बोल रहा है बच्चा? जो लैमार्क की थियरी है उसको लैमार्किज्म बोला गया, वैसे ही जो डार्विन की थियरी है उसको डार्विनिज्म बोल रहे हैं। तो पहले जैसे हम लोगों ने लैमार्क की थियरी पढ़ते हुए इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, जो ये डार्विन की थियरी है, इन्होंने बहुत सारी थियरी दी थी। जो मेन थियरी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन जनरल हम लोग जो डार्विन की थियरी है उस थियरी को थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कह देते हैं। लेकिन डार्विन ने बहुत सारे थियरी दी थी, आपके सिलेबस में पढ़ना है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना, थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन। तो ये जो थियरी मैं आपको बता रही हूँ, ये नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है डार्विन की। आगे हम लोग सेक्सुअल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी देखेंगे। तो भैया आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे डार्विन थे कौन और डार्विन की हिस्ट्री क्या है, कि क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे या फिर बायोलॉजिस्ट थे, क्या थे ये ना। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आप लोग, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या नाम भैया? रिपीट करिए आप लोग हमारे साथ। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज बोर्न इन श्रीवेरी इंग्लैंड। कहाँ इनका जन्म हुआ था? श्रीवेरी इंग्लैंड में श्रीवेरी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनका लाइफ स्पान लगभग 1809 से लेकर 1882 तक है। तो एक बार भैया स्क्रीन पे लिख दें ताकि आपको अच्छे से याद हो। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 1809 से, और इनकी मृत्यु 1882 में हुई है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अगर थियरी लिखते टाइम ये आप डाल देंगे, थोड़ा इफेक्टिव होगा आपका आंसर। ओके बच्चा, तो ये आप ध्यान देंगे। इनका पूरा नाम क्या है बोलिए? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या है भैया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो मेन मेन पॉइंट ये हो गया आपका। तो देखिए, डार्विन, आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी है। उसमें से थोड़ी थोड़ी बातें आपको हम इनमें बताए गए हैं। तो डार्विन बहुत, जैसे होता है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं ना पर्सन, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, अपने में ही शांत स्वभाव वाले, अपने में ही डूबे रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं ना, जहाँ बैठे रहते थे हम शांत रहते हैं। तो डार्विन ऐसे ही व्यक्ति थे। तो इनके पिता इनको, सॉरी सॉरी बच्चा, इनके पिता इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो इनका डॉक्टर बनने में मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही अपने ये रूम घर पे बैठे रहते थे। तो तो एक जहाज, पहले तो यात्रा वगैरह लोग जहाज से ही करते थे। तो एक जहाज जा रही थी एचएमएस बीगल। तो इनका पिताजी ने सोचा कि घर में बैठा है, कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा है, कहीं इसका मन नहीं लग रहा है, शांति से बैठा है, इसको इस शिप पे भेज देते हैं। घूम भी आएगा, थोड़ा बहुत कुछ इसका मन भी बहल जाएगा। तो डार्विन, देखिए भैया थोड़ा सा ये आईजी हम लगा रही, ये गलत है ना। तो डार्विन क्या किए, ट्रेवल्ड बाई एचएमएस बीगल, वो एचएमएस बीगल पे चले गए। तो एचएमएस बीगल का ये क्या है, एक जहाज है, पानी वाली जहाज है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी पूछा जा सकता है। एच एच का मतलब हिज या फिर हर, एम का मतलब मैजेस्टिक शिप ना। तो इसका फुल फॉर्म है एचएमएस बीगल, हिज या हर मैजेस्टिक शिप, विच लेफ्ट ऑन 27 दिसंबर, जो 27 दिसंबर को 1831 को यहाँ से गई थी इंग्लैंड से ना। और रिटर्न कब हुई थी? अक्टूबर 1836। तो देखिए, कब निकली थी? 1831 में निकली, 1836 में ये वापस आई। तो लगभग कितना साल लग गया? लगभग 5 साल तक ये जहाज घूम टहल के
वापस आई थी। और ये कहाँ कहाँ से गई थी? थ्रू या साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस आइसलैंड। यही इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जा सकता है, डार्विन ने किस आइलैंड पर पे अपना खोज ज्यादातर खोज किया? अपना थियरी किस आइलैंड पे बेसिस पे दिया था? ठीक है, तो डार्विन ने किस जहाज से ट्रेवल किया? एचएमएस बीगल। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंसर लिखते समय इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये कब छूटा था? 27 दिसंबर 1831 को। तो ये एचएमएस बीगल से कब निकले थे? 27 दिसंबर 1831 को निकले थे और ये अक्टूबर 1836 को वापस आए। ये जहाज कहाँ कहाँ गया? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइसलैंड, यहाँ यहाँ तक गए। ठीक है भैया, अब देखिए। और अब थोड़ा सा एक और साइंटिस्ट हैं, अल्फ्रेड रसेल वालेस ना। एक अल्फ्रेड रसेल वालेस ये साइंटिस्ट थे, ये एक नेचुरलिस्ट थे। ये भी एक नेचुरलिस्ट थे हु वर्कड इन मलाया आर्चिपेलागो। जैसे ही मेन वर्क इनका है डार्विन का गैलापागोस आइसलैंड, वैसे ही इनका अल्फ्रेड रसेल वालेस कहाँ काम किए थे? अपना मलाया आर्चिपेलागो जो ये आइलैंड था, इसी पे ये अपना रिसर्च वगैरह किए थे। और had also came in similar conclusion around the same time he sent his conclusion to Darwin। उसी समय जब डार्विन अपना कंक्लूजन दे रहे थे, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना पब्लिश करवाया था। तो लेकिन डार्विन जब अपना अपना थीसिस पब्लिश करवाए कि ह्यूमन की ओरिजिन बंदरों से हुई थी, इसके पहले लोग मानते थे कि जो इंसान है, मनुष्य है, उसकी उत्पत्ति देवता ने की है। हमने आपको थ्योरी बताया ना, कॉस्मिक पंचपर्मिया और स्पेशल क्रिएशन, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये ऐसे ही बता दिए कि हम ह्यूमन की ओरिजिन बंदरों से हुई है। तो ये बहुत ही विवादों से घिरे थे। तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस क्या थे? विवाद से बचने के लिए इन्होंने अपना कंक्लूजन किसके पास भेजा? डार्विन को अपना कंक्लूजन भेज दिए। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेलेस थे, ये मलाय आर्चिपेलागो पे अपना वर्क किए थे और अपने कंक्लूजन को डार्विन के पास भेज दिए। ठीक है, तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस एंड डार्विन collectively gave a theory which explained in Darwin book origin of species by means of natural selection। जब वेलेस ने डार्विन के पास अपना के डाटा जो उन्होंने तैयार किया भेजा, तो डार्विन डार्विन ने क्या किया? अपनी बुक में ज्वाइंट रूप से थियरी दिया, जिसका नाम रखा इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थियरी वेलेस और डार्विन की दोनों की थियरी थी, जिसको डार्विन ने अपनी बुक में, इन्हीं की बुक थी, अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें आप ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही कभी कभी दिया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक है, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है? डार्विन की। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं अब डार्विन की थियरी के पास्टुलेट क्या क्या है। जो डार्विन की थियरी है, जैसे हमने लाइमार की थियरी का पास्टुलेट बताया था, 4 पास्टुलेट बताए थे ना, कौन कौन से हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक तो जरूर दे दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं देते हैं। ओके, देखिए डार्विन पास्टुलेट, जो डार्विन के पास्टुलेट है, देखिए ओवर प्रोडक्शन, पहला है ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, पहले चार देख लीजिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगला इनका क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक है, अगला क्या है? वेरिएशन और हेरिडिटी। फोर्थ क्या है? नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक, और नेक्स्ट इनका क्या है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इनके टोटल 5 पास्टुलेट यहाँ पे आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्या था? ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उस अगला क्या है? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर एसेक्सुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो चारों पास, ये पांचों पास्टुलेट हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहला आप लोग हेडिंग देंगे ओवर प्रोडक्शन।
क्या भैया? ओवर प्रोडक्शन। थोड़ा सा राइटिंग आपको सही नहीं लग रही होगी ना। तो देखिए भैया, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इनमरस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? ओवर प्रोडक्शन मतलब बहुउत्पादकता। तो इसमें कहा गया है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इनमरस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। डार्विन का कहना था प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत सारे संतान उत्पन्न, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होता है ना, उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। बट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी लिमिटेड बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड। इनका मतलब था प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए ये है ना, इनके पास बहुत सारे संतान उत्पन्न करने की इनामरस कैपेबिलिटी होती है, लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बैक्टीरिया है, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, एक से दो, एक से दो ना, बहुत तेज डिवाइड करता है। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि एक बैक्टीरिया आधे घंटे में एक से दो में डिवाइड हो जाता है, एक मिनट में, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनको ऑस्परिंग उत्पन्न करने की, इनामरस ऑस्परिंग उत्पन्न करने की, प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण इनकी संख्या लिमिटेड होती है। एक बात आपको और बता दें, डार्विन अपने ओवर प्रोडक्शन को प्रूव करने के लिए, इनके बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है ना, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। ओवर प्रोडक्शन आप लोग ही डालेंगे, इसका हिंदी मतलब ओवर मतलब ज़्यादा, प्रोडक्शन मतलब बच्चे। तो इसका जैसे ही आप हेडिंग डाल देंगे, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इनमरस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी लिमिटेड। आपको पता ही है रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए बच्चे बच्चे भी लिमिटेड हो जाते हैं ना। मान लीजिए जिसके पास दो बच्चे हैं, ठीक है, तो रिसोर्स अच्छे से मिलके उनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगा। अगर दो तीन चार पांच बच्चे हैं तो उनको रिसोर्स अच्छे से, भोजन पानी पढ़ाई लिखाई और चीज अच्छे से नहीं मिलेगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण नंबर भी लिमिटेड रहता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है बच्चा। तो ओवर प्रोडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड विच लीड टू कंपटीशन एमंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए ये कोई फूड मटेरियल है, या ढेर सारे ऑर्गेनिज्म है, इनको खाना है, तो कंपटीशन होगा कि नहीं। जैसे एग्जाम में एक सीट होती है, उसके लिए ढेर बहुत सारा कंपटीशन होता है ना। अगर सीट बढ़ा दिया जाए, मेंबर कम हो जाए, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। वैसे ही भोजन जब कम रहेगा, तो अगर ढेर सारे लोग इसको खाने वाले हैं, तो कंपटीशन तो होगा ही। ये चाहेगा हम खा लें, 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 बट सबको तो ये मिलेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ एक समोसा है, तो ये चाहेगा हम खा लें, ये चाहेगा हम खा लें, ये चाहे हम, लेकिन मिलेगा तो एक ही। अगर मिलेगा भी तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पेट इनका भरा ना भरा, किसी का भी पेट सही से ना भरा, तो स्ट्रगल हो रहा है ना, स्ट्रगल। तो स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, नेचर में रिसोर्स लिमिटेड है। डार्विन का कहना है कि नेचर में रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड विच लीड टू कंपटीशन एमंग ऑर्गेनिज्म, ओनली सम survived and grew at the cost of other that could not flourish. This is called struggle for existence. इनका मतलब है उन कंपटीशन में कुछ ही जो हैं जो कि सरवाइव करते हैं, और only some survived and grew at the cost of other, कुछ सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों के ऊपर। दैट कुड नॉट फ्लोरिश, जो फ्लोरिश नहीं करते हैं, जो अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं, सरवाइव नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं सर्वाइवल, सॉरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन में जो अपने आप को सरवाइव कर लिया, ठीक है भैया, हम तना थोड़ा सा ही समोसा खा के रह जाएंगे, तो भैया वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा ना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स में आप अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं ना।
इसलिए आपको सेलेक्ट होंगे। इसीलिए बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उस स्ट्रगल में इन्होंने अपने आप को एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है, स्टेबल कर लिया। तो यही है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। समझ में आया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? पहला हम लोगों ने पढ़ा ओवर प्रोडक्शन, नेक्स्ट पढ़ा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। समझ में आया? नेक्स्ट चले, ओके। अब देखिए वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नेक्स्ट है आपका वेरिएशन ऑफ हेरिडिटी। अब देखिए इसमें आपका वंशानुक्रम वगैरह कैसे प्रभाव डाल रहा है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन, those character which unable to survive better in natural condition are called useful variation या फिर adaptive variation, while other are adaptive or harmful variation। देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू डार्विन those character which are unable to survive, थोड़ा सा इसमें गलत है, अनेबल नहीं होगा, एबल टू सर्वाइव होगा। अनेबल मतलब योग्य नहीं है। देखिए इसमें होगा एबल टू सर्वाइव। अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज कैरेक्टर विच आर एबल, ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते हुए इसको एबल लिखना है, ओके। एबल टू सर्वाइव बेटर इन नॉर्मल कंडीशन आर कॉल्ड यूजफुल वेरिएशन और आर अडैप्टिव वेरिएशन। देखिए आप समोसा वाला ही एग्जांपल लीजिए, इस समोसे के में थोड़ा ही समोसा में या फिर एक समोसे में ये सरवाइव कर गए, तो इनमें जो वेरिएशन है वो यूजफुल है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग टू नेचर ये आपको अपने आप को सरवाइव कर लिए, और ये भैया जो है नहीं सरवाइव किए, तो इनका जो वेरिएशन है यो यूजफुल है, एडाप्टिव है, नेचर इनको एडाप्ट करेगी, लेकिन इनको क्या करेगी, नेचर डिस्कार्ड करेगी, एडाप्ट नहीं करेगी। तो इनको क्या बोलेंगे, इनका वेरिएशन जो इनमें चेंजेस हुआ वो यूजफुल है नेचर के लिए, नेचर इनको सेलेक्ट करेगी, इनको सेलेक्ट नहीं करेगी। तो यही है अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज कैरेक्टर विच अनेबल टू सर्वाइव बेटर, सॉरी, एबल टू सर्वाइव, अच्छा सही है भैया, अनएबल होता है ना, अनएबल, तो एबल है ये, एबल टू सर्वाइव इन बेटर नेचुरल कंडीशन आर कॉल्ड यूजफुल वेरिएशन और एडाप्टिव वेरिएशन, वाइल अदर कॉल्ड आ नॉन एडाप्टिव या फिर हार्मफुल वेरिएशन। जो वेरिएशन, जो चेंजेस नेचर उनको एडाप्ट नहीं कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है, उसको इलिमिनेट कर देगी, उसी को बोलेंगे हार्मफुल वेरिएशन। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन आर इनहेरिटेबल विच लीड टू इवोल्यूशन। जो यूजफुल वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल है, और अब जो कि इवोल्यूशन में करता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और इवोल्यूशन होगा। तो आपको समझ में आ गया ये वाला वेरिएशन एंड हेरिडिटी, विच करेक्टर विच अनएबल टू सर्वाइव इन एबल टू सर्वाइव इन बेटर नेचुरल कंडीशन आर कॉल्ड यूजफुल वेरिएशन या फिर अडेप्टिव वेरिएशन, और जो नहीं सर्वाइव कर पा रहा है उसे नॉन अडेप्टिव वेरिएशन कह रहे हैं, ठीक है। और जो यूजफुल वेरिएशन है उसी का इवोल्यूशन होगा, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और इवोल्यूशन में उसका रोल होगा। नेक्स्ट है आपका है नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक भैया। अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचर ऑलवेज सेलेक्ट ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। डार्विन के अनुसार नेचर बस उन्हीं को सेलेक्ट करता है जो फिट होता है। जैसे अब जो मान लीजिए सूखा पड़ गया ना, बारिश वगैरह नहीं हो रहा है, तो नेचर उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करेगी जो उस ड्राथ कंडीशन में सरवाइव कर पा रहा है। अब बारिश नहीं हो रही, सूखा में जो सरवाइव कर पाएगा तो उस टाइम नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगी ना। जैसे वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वाटर में ही रहते हैं, तो नेचर नेचर वाटर के अनुसार वो अपने आप को अडाप्ट कर लिए हैं। जैसे मछलियां हैं पानी में रहती हैं, वो पानी के अनुसार अपने आप को अडाप्ट कर ली हैं, तो जो फिट होगा नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा ना। फिट है तो हिट है, नेचर उसी को फिट करेगा, ठीक है। जो फिट है नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। फिटेस्ट यहाँ पे इनका जो फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इनका मतलब जो रिप्रोडक्टिव फिट है वही को नेचर सेलेक्ट करेगा, ठीक भैया। फिर नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए अब देखिए नेचर में स्ट्रगल हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ, वेरिएशन हुआ, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नेचर ने फिट किया। अब जो सबसे फिट होगा
वही नई स्पीसीज की, उसी से नई स्पीसीज की ओरिजिन होगी। एज द रिजल्ट ऑफ ए हेरिटेबल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन there would be change in population characteristic and hence new forms appear to arose। तो अब जैसे इन सब प्रोसेस के दौरान जो सबसे सिलेक्टेड स्पीसीज होगी उसी से नए पॉपुलेशन की ओरिजिन होगी। तो आपको समझ में आ गया 6 पास्टुलेट इनके, आपको 6 पास्टुलेट अच्छे से याद कर, सॉरी 5 पास्टुलेट है, आपको पांचों पास्टुलेट का नाम अच्छे से आज ही तैयार करना है और इनको कॉपी पे लिख के याद करके रिवाइज करना है। ठीक, अब जैसे हमने आपको लैमार्क के क्रिटिसिज्म के बारे में और जो इनके फेवर में थे उसके बारे में हमने आपको बताया था, वैसे हम डार्विन के जो क्रिटिसाइजर हैं, जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे, जो डार्विन की थियरी के विरोधी हैं। क्रिटिसाइजर मतलब विरोधी हैं। तो देखिए, पहला है डार्विन ओनली एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहा जा रहा है कि डार्विन बस ये बताएं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब फिट व्यक्ति कैसे सरवाइव कर रहा है, बट ये नहीं बता पा गई कि वह फिट व्यक्ति कैसे आ रहा है। डार्विन की थियरी की ये पहला ड्रॉबैक था। डार्विन बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आप ये बताइए वो फिट व्यक्ति कैसे आया, किस प्रोसेस की तरह तहत वो फिट व्यक्ति नेचर में आएगा, कैसे फिटनेस किसी व्यक्ति में आएगा, ये डार्विन नहीं बता पाए। जब साइंटिस्ट ने इन्होंने क्लास क्वेश्चनिंग किया कि भैया आपने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट आप बताइए अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिट व्यक्ति कैसे नेचर में आ रहा है, तो डार्विन नहीं जवाब दे पाए। और नेक्स्ट आप इनका क्या है, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म जो है अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई इन ए पॉपुलेशन ओनली ए फ्यू इंडिविजुअल डेवलप यूजफुल वेरिएशन एंड अदर हैव हार्मफुल वेरिएशन। डार्विन ये भी नहीं बता पाए एक पॉपुलेशन में कुछ व्यक्ति में कुछ क्यों यूजफुल वेरिएशन आ रहे हैं, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करेगी, कुछ में हार्मफुल वेरिएशन आ रहे हैं, क्यों इनमें हार्मफुल वेरिएशन आ रहे हैं, क्यों इनमें यूजफुल वेरिएशन आ रहे हैं। भैया नेचर है, सामान्य सबको वायु जल पवन सब कुछ मिल रहा है, तो भैया दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ में यूजफुल वेरिएशन आ रहे हैं, कुछ में हार्मफुल वेरिएशन आ रहे हैं इनकी थियरी के अनुसार। लेकिन ये क्यों हो रहा है डार्विन नहीं बता पाए। जब साइंटिस्ट कम्युनिटी इनसे क्वेश्चन की तो डार्विन नहीं बता पाए। फिर देखिए, डार्विन कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल आर्गन। डार्विन ने वेस्टिजियल आर्गन के बारे में भी अपनी थियरी में कोई जिक्र नहीं किया। जैसे हमारे हमारे शरीर में वर्मीफार अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल आर्गन है, ईयर पिन्ना हमारा वेस्टिजियल है ना, और क्या है जो कैनाइन होता है किसी में ना, एक्स्ट्रा कैनाइन हो जाता है ना, एक्स्ट्रा कैनाइन नहीं है, कैनाइन ही बड़ा हो जाता है ना, वो है वेस्टिजियल आर्गन। जो थर्ड मोलर जिसको छोड़िए उसको, ठीक है। तो डार्विन वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट सोमैटिक एंड जर्माइनल वेरिएशन। डार्विन ने सोमैटिक और जर्माइनल वेरिएशन के बारे में भी नहीं कुछ बताया। ठीक है, सोमैटिक और जर्माइनल वेरिएशन क्या है, जो सोमैटिक मतलब सोमैटिक सेल में जो चेंजेस आते हैं उसे सोमैटिक, और जर्माइनल सेल सिक्स सेल या फिर स्पर्म और ओवा में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे जर्माइनल वेरिएशन कहते हैं। लेकिन डार्विन ने अपनी थ्योरी में इन सब का कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ये सब उस टाइम इनकी खोज हो चुकी थी और डार्विन ने जिक्र नहीं किया, तो वो साइंटिस्ट ये सब क्वेश्चन पूछे तो डार्विन जवाब देने में असमर्थ थे। ठीक है, तो ये थे डार्विन के क्रिटिसाइजर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस में डार्विन के अन्य थियरी के बारे में दिया गया है। थियरी अब तो देखिए डार्विन के अन्य थियरियां हैं। थियरी आप डार्विन में देखिए आप लोग, थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थियरी ऑफ पैंजेंसिस। आपको इनमें से तीन थियरी आपको पढ़नी है। तो नेचुरल सिलेक्शन मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, अब हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। तो थैंक यू सो मच बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियरी ऑफ आर्टिफिशियल एंड सेक्सुअल सिलेक्शन को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स अपना तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो के लास्ट में आप अपना फीडबैक जरूर दें। ओके।